के बाद हम बात करेंगे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के हवाले से। और अभी भी कहा जा रहा है कि आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला है वो जारी है और अब तक हासिल होने वाली जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक 20 अफराद जहाँ बहक और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। जबकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात कर लें, कोयटा, सिब्बी, हरनाई, पशीन कला, सैफुल्ला, चमन, ज़ियारत, योब समेत कई इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए और उसकी जो शिद्दत है वो 5.9 जो है रिक्टर स्केल के मुताबिक अभी तक बताई जा रही है। और DGPDMA की अगर बात कर ली जाए, नसीर नासिर साहब के मुताबिक हरनाई में दर्जनों मकानात मुनहदिम भी हुए हैं, जबकि मकानात की छतें गिरने से तकरीबन अभी कहा जा रहा है कि 300 अफराद ज़ख्मी हैं। और कानों में कहा जा रहा है कि लोगों के दबे होने की अभी तक की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंतज़ामात कैसे हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर शॉक्स का कहा जा रहा है कि सिलसिला जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। फ़ज़ल तवाब हरनाई में मौजूद हैं। फ़ज़ल, आगा क्या हमें इस वक्त क्या सूरत हाल है? कितने लोगों की कानों में दबे के तले दबे होने की जो है ख़बरें भी मौसूल हो रही हैं, उनके हवाले से बताइएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है फ़िलहाल? देखिए, इस तरह है कि गुज़िश्ता रात गए 3:02 पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला कोयटा में भी ज़लज़ले के जो झटके थे वो महसूस किए गए, मगर ज़्यादा शदीद ज़लज़ले के झटके जो थे वो हरनाई के ज़िले में ज़्यादा महसूस किए गए और 5.9 रेक्टर स्केल पर जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और यहाँ पर बड़ी पैमाने पर तबाही जो है वो ज़लज़ले ने मचा दी है। हरनाई के 15 किलोमीटर के अतराफ़ पर जो है बड़ी तादाद में जो यहाँ पर दही इलाके है, देहात है, वहाँ पर कई कच्चे मकानात जो है वो मुनहदिम हो गए हैं, दीवारें गिर चुकी है। और आखिरी हमारे पास जो इतलात पहुँच रही थी कि PDMA की जानिब से और लेवीज़ की जानिब से कि अब तक 20 अफराद जहाँ बहक होने की इतलात जो है मौसूल हो रही है, जिसमें 5 बच्चे भी जो है वो शामिल है। जबकि इसके अलावा 300 के करीब अफराद जो है ज़ख्मी है, जिनमें 50 के करीब जो अफराद है उन्हें वो शदीद ज़ख्मी है। इस वक्त सिविल अस्पताल हरनाई में मैं मौजूद हूँ। सबसे अस्पताल की सूरत हाल दिखाऊँ कि इस वक्त चूँकि बड़ी तादाद में यहाँ पर ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया है और यहाँ पर अब आर्जी नुमा जो खेमों के ज़रिए जो है यहाँ पर बाहर जो है अस्पताल के हाथी में बेड्स लगाकर अस्पताल कायम कर दिया गया है। और इसके अलावा पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर जो है वो अलल सुबह हरनाई पहुँचे और अब तक 20 के करीब जो शदीद ज़ख्मी हैं उन्हें हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए फ्रंटियर कोर के एहलकार, पाक फ़ौज के एहलकारों ने कोयटा मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ इलाके के लोग भी मौजूद है, अस्पताल के DHO साहब भी मौजूद है। सबसे पहले सर आप बताएं कि रात गए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी अस्पताल में, कितने ज़ख्मी लाए गए हैं, कितनी क्रिटिकल है और सूरत हाल इस वक्त क्या है? अब भी ज़ख्मी लाए जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी भी ऐसा सब ज़ख्मी आ रहे हैं, ज़्यादा दूर इलाकों से अभी आ रहे हैं। हमारे पास 200 से ज़्यादा पेशेंट आए हुए थे, उनमें से जो सीरियस पेशेंट थे हमने रिफ़र कर दिए कोयटा, और कुछ पेशेंट जो है ईली के ज़रिए, कुछ PDMA और हमारे एम्बुलेंस के ज़रिए हमने कोयटा रिफ़र किया। 20 से 25 पेशेंट हमने कोयटा रिफ़र किए हैं, बाकी यहाँ पे हमने फर्स्ट एड दे के स्टेबल कर दिए, फिर घर रवाना हो गए। जी बिल्कुल, जैसे कि DHO साहब की बात सुनी कि 20 के करीब जो है जो शदीद ज़ख्मी उन्हें कोयटा मुंतकिल कर दिया है। इलाके के बाशिंदा खड़े हैं हमारे साथ। आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और किस पैमाने पर नुकसानात हुए हैं? मेरा नाम मुज़फ़्फ़र ख़ान तरीन पख्तूनख्वा मिली हूँ पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, मैं उसका कारकुन हूँ। मैं माला अख्तराबाद में रहता हूँ, जो FC कैम्प के पीछे माला है, जहाँ पर सारे कच्चे मकानात है। तो रात को 3:01 पर शदीद झटका आया। उस वक्त मैं बैठा हुआ था, जाग रहा था। तो उसी ज़लज़ले के शदीद झटके की वजह से मैंने बच्चों और उनको उठा के कमरे से निकलने की कोशिश की। तकरीबन अच्छा शदीद खासा झटका था और मकानात जितने थे सारे हिल रहे थे। तो जैसे ही हम बाहर निकले, अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज रहे, लेकिन हमारे घर की जितनी चारदीवारी है वो सारी तकरीबन डैमेज हो गई है। और इसी तरह माला अख्तराबाद में जितने मकानात थे उसी टाइम हमने भाग करके यहाँ वहाँ लोगों के पास चले गए। तो हमारे माले में तकरीबन 4 या 6 बंदे शदीद ज़ख्मी हुए, जिनको हमने बरंदों से जो गिरे हुए थे उनसे अपनी मदद आप निकाल के, और दरमियान में हमारे इंतज़ामिया भी पहुँच गए। और इसी तरह हमारे इलाके में जितने माले हैं, माला गरीबाबाद, जलालाबाद और इस्लामाबाद, बाबू माला, उनके साथ किली रहते हैं, किली मिर्ज़ा, किली शोर, किली अस्पानी, जिसमें 1, 2 या 3 बंदे आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल को आते रहे। इस तरह मेरे अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम 15 से 20 बंदे हमारे सामने उन्होंने वो मौत के उसमें चले गए। जैसा कि इलाके के बाशिंदा है उनकी बात सुनी कि रात गए जो है वो
ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और उसके बाद खौफ आरास फैल गया था। दूसरी जानिब मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि महकमा PDMA और ज़िले इंतज़ामिया और फ्रंटियर कोर की जानिब से इस वक्त भी जो रेस्क्यू अमल है वो जारी है और इस वक्त भी इतलात मौसूल हो रही है कि जो हरनाई की दूर दराज देहात है वहाँ पर अब भी लोग जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोशिशें जो है वो इस वक्त भी जारी है। गो के रात गए जो अमल है वो भी जारी है, लेकिन इस बारे में बताइएगा क्योंकि कुछ इतलात ये आ रही थी कि अस्पतालों में बिजली भी नहीं है और उस वजह से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो अब क्या सूरत हाल है? क्या ये जो कंडीशंस पहले बताई जा रही थी अब स्टेबल हो गई हैं? देखिए इस तरह है कि रात को 3 बजे जैसी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए उसके बाद ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरनाई है यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और पूरे ज़िले में जो था वो मवासलाती निज़ाम समेत बिजली जो थी वो निज़ाम दरम बरम होकर गया था और बिजली जो है वो चली गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद जो पैरामेडिक्स या दीगर जो डॉक्टरों का अमला था उन्हें काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है, यहाँ पर वो तमाम तर सहूलियात जो है वो मौजूद नहीं है। जो बिल्कुल ठीक है, वो तमाम तर सहूलियात भी मौजूद नहीं है। फजल आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया है जो तमाम तर सूरत हाल है बिल्कुल वो सहूलियात नहीं है। इसलिए DHO साहब भी पहले कह रहे थे कि हमारे पास 200 के करीब सिर्फ हरनाई की हम बात कर रहे हैं कि आए हैं, हमारे पास जख्मी आए हैं और हमने 20 से 25 लोगों को कोयटा रेफ़र कर दिया है क्योंकि इंतजामात को जिस तरह से खेमे लगा के वहाँ पर अब बेड लगाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि लोगों का जो है वहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा सके। और अभी तक भी जो दूर दराज के इलाके हैं, जो देहात हैं, वहाँ से भी ज़ख्मियों को लाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन इकरा जारी है। अभी भी लोग मलबे तले बिल्कुल ऐसी हमदा। और इसके साथ साथ जिस तरह से फजल साहब आपने भी बता रहे हैं कि आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जो है क्योंकि वो भी जारी है और साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी जारी है, तो सूरत हाल थोड़ी डिफ़िकल्ट वहाँ पर बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर काम है जो कि भी हो रहा है इमदादी काम। रात गए 3 बजे के बाद जो है 3:01 पर जो है ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और रात होने की वजह से और फिर इस वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतज़ामिया की बात करें और कई लोगों का यही कहना है कि जो रिहायशी हैं उनसे बात करें तो वो यही कह रहे हैं कि हमें अपनी मदद आपके तहत करना पड़ा क्योंकि रात का वक्त था, बहुत ज़्यादा मसाइल थे, बिजली का चले जाना, फिर अस्पतालों में प्रॉब्लम्स थे, उस तरह से अस्पतालों में डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, इमरजेंसी की कैफियत जो थी वो थी। और अभी तक आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी होना, जख्मियों के अभी दूर दूर से आ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है। हाल में जिस तरह से हमने देखा कि 20 कैजुअलिटीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं अब तक और इसके अलावा अगर हम देखें तो 300 से मतलब कहा जा रहा है जायद जो हैं वो जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि मलबे तले जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत सारे अफराद अभी भी दबे तले होने की उसकी है कि इतलात हैं, तो इस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे, 92 न्यूज़ आपको बताता रहेगा कि सूरत हाल क्या है और जो ताज़ा तरीन इतलात होंगी वो आपके साथ शेयर हम करते रहेंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि बुलंदो बाला पहाड़ उन्हीं लोगों के सामने सर झुकाते हैं जो पहाड़ जैसा दिल भी रख रहे होते हैं। बिल्कुल हमजा, हम पाकिस्तान के बाहिम्मत कोहपेमा सरबाज खान की बात कर रहे हैं जिनका शुमार भी ऐसे ही शेरदिल जांबाजों में होता है। वो नेपाल में वाक़या दुनिया की 7वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट धौलागिरी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन के। अल्पाइन क्लब है जी, क्या बात है इकरा, मतलब क्या कहा जाए, सरबाज ने कामयाबी से 8167 मीटर बुलंद जो चोटी है वो सर की है और अल्पाइन क्लब जो है उसने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। सरबाज खान को 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंद दुनिया की 9 चोटियां सर करने का है। मैंने तो देखी भी नहीं है और बेशतर लोगों ने नहीं देखी है। वैसे पता नहीं एक भी देखी होगी कि नहीं देखी होगी, ये भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल है। खैर साल 2019 में सरबाज खान बगैर इजाफी ऑक्सीजन के इस्तेमाल के लाहौस्टे पहाड़ के को उन्होंने वो सर किया और वो भी पहले पाकिस्तानी बने जिन्होंने ये जो चोटी सर की। उसके अलावा नेपाल में मौजूद लाहौस्टे 8516 मीटर ऊंचाई के साथ चौथी बुलंद तरीन चोटी है। बिल्कुल क्या बात है, सरबाज खान तो छाए में है जी। और सरबाज से पर बात ही क्यों ना कर लें अब हम, मतलब कि उनको मुबारक दें, उनका एक्सपीरियंस भी जानने की कोशिश करते हैं। सरबाज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अभी हम यही जो बात कर रहे थे कि लोगों ने देखी नहीं है, आप सर किए जा रहे हैं, क्या प्लान है आपके? वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई। तो जी बिल्कुल, मैं माउंट धौलागिरी दुनिया का 7वां पीक समिट करके मैं नेपाल आया हूँ, काठमांडू पहुँचा हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया 92 चैनल पे।
बिल्कुल। अच्छा सरबाज, ये बताइएगा कोई मुश्किलात पेश आई हैं आपको ये जब चोटी सर कर रहे थे आप? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सीज़न आटम ख़ज़ां का सीज़न है और इसमें बर्फ़ फ्रेश ताज़ा बर्फ़ पड़ती है और उसका एवलांच का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो जब हम पहले समिट पुश पे जा रहे थे तो तो लगातार 3-4 दिन बर्फ़बारी हुई और हम पहले समिट पुश पे नाकाम रहे। उसके बाद फिर हमने और जो फिक्सर्स थे और जो मेन पावर थी उनको बुला के फिर तकरीबन हमने 9 क्लाइंबर्स जो कि लीड कर रहे थे, रस्सी फिक्स कर रहे थे, तो फिर मुमकिन बन गई दूसरे दिन। ठीक है सरबाज, मतलब कि 8000 मीटर से जो बुलंद चोटियां हैं 9 आपने सर कर ली हैं, कितनी रह गई हैं और कितना टाइम आपने सोचा है कि बस इसके अंदर करके जो है अब मैंने ख़त्म करना है, ये तो टेंशन ज़हन से ख़त्म हो, अब दूसरा साइकिल शुरू करना है इसके बाद? इंशाल्लाह हमजा भाई, दुनिया में 14 पीक्स, मेरा मिशन समिट 14 है, उसमें से मैं 9 पीक्स जो कि ज़्यादा सख्त और ज़्यादा सख्त पीक्स समझे जाते हैं उनको मैं सबमिट कर चुका हूँ और बाकी रह गए मेरे 5 पीक्स जो कि एक पाकिस्तान में रहता गशबरूम 1, 2 नेपाल में और 2 चाइना में रहते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि मैं 2023 तक मैं अपना पूरा जो 14 मिशन है कंप्लीट कर लूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सरबाज, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने 9 जो चोटियाँ वो सर कर ली, आपने पहले पाकिस्तान ही की क्यों चोटियाँ सर नहीं की मुकम्मल? आप चले गए नेपाल का सोच लिया आपने, ख्याल आ गया चीन का ख्याल आ गया, ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि पाकिस्तान में सीज़न सिर्फ समर सीज़न होती है और समर सीज़न के अलावा नेपाल में 3 सीज़न है, आटम, इवन विंटर भी होती है नेपाल में, लेकिन आटम स्प्रिंग भी यहाँ पे होती है। तो उस हिसाब से जब हम वहाँ से फारिग होते हैं समर से तो फिर नेपाल की तरफ रुख कर लेते हैं और नेपाल के पहाड़ों पे कोई पैमाना कर लेते हैं। ठीक है सरबाज, ये ख़तरों का जो शौक़ है ये कैसे पैदा हुआ था? कभी खौफ नहीं आ जाता है? मतलब इतनी ऊंचाई देख के तो जो देखने वाला होता है उसको ही खौफ आ जाता है, फिर आप फैसला करते हैं कि नहीं अब इसको सर करना है, तो कभी ऐसा होता है कि खौफ आ रहा और रातें कैसी होती हैं वहाँ पर डर नहीं लगता आपको? क्योंकि मेरा ताल्लुक हुंजा अलियाबाद से है और अलियाबाद हुंजा का एक क्लाइंबिंग की बहुत तारीख रही है, जिसमें नज़ीर साबिर, अशरफ मान, समीना बेग, रजब शाह, इस तरह के अमीर मेहदी जिसने 1954 में पहला K2 एसेंट में उसने हिस्सा ली। तो इवन ये मेरा ये जो पीक था ये मैं अमीर मेहदी जो कि हमारा बहुत ही पुराना कोपेमा था, जहाँ जिस वक्त किट भी प्रॉपर किट इक्विपमेंट भी नहीं थे, तो मैं उसको डेडिकेट किया है। तो एक तारीख रही है, हम बचपन से सुनते आए थे कि क्लाइंबिंग के बारे में, तो लाजिम बात है जब मैं इस फील्ड में खुद आया तो मेरा शौक़ पैदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 2017 के बाद लगातार मेरे ये 9 अटेम्प्ट से 8000 पे लगातार सक्सेस हुई और कामयाबी। ज़बरदस्त। अच्छा सरबाज, ये बताइएगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इक्विपमेंट पहले नहीं थे, तो अब जब आप जा रहे होते हैं किसी भी मुहिम पे तो इक्विपमेंट होता है या फिर आपको कोई स्पॉन्सर वगैरह मिल रहे होते हैं? जी बिल्कुल, मेरा स्पॉन्सर है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और सरीना होटल्स। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, खासकर सरीना और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने। ठीक है सरबाज, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बातें, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये बड़ा ही, वैसे तो बड़ी खुशी होती है कि जब इस तरह से मतलब कि कोई सर कर रहा होता है, लेकिन वैसे खौफ ही आ रहा होता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। क्यों कहते हैं कि हमारे लिए तो नॉर्मल सी बात है, बचपन से सुनते आए हैं। और देखें ना कि यहाँ पे उनका कि समर सीजन में हो रही होती, तो फिर जब आगे विंटर्स और ऑटम वगैरह इस तरह से आते हैं तो हम वो मूव कर लेते हैं। 14 टारगेट थे हमारे, 9 कर लिए हैं सरवाज ने, 5 रह गए और 2023 तक जो है इसको भी मुकम्मल कर लेना है। और हम दुआ भी करेंगे, गुड लक भी उनको कह रहे हैं कि जी कि वो जो उनका टारगेट है उसको लाजमी तौर पर अचीव करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वैसे बड़ा मुश्किल शौक़ है ये, और ये उनको ही हो सकता है जिनके दिल इतने बड़े। बहुत ज़्यादा ये ख़तरा भी होता है यहाँ पर। हमने जैसे देखा पहले भी, हम कितने इस तरह से जाते हैं, हमारे मुहिम जो वगैरह इस तरह से उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कई दफ़ा वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन्होंने माशाल्लाह से 9 चोटियाँ जो हैं इस टाइम वो सर कर चुके हैं, 5 रह गई क्योंकि दुनिया की जो है टॉप वो 14 है, तो उन्होंने सिर्फ 5 रह गए। चलें जी,
हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करेंगे खूबसूरत और दीदा ज़ेब दिखने वाले जो रंग बिरंगे दुपट्टे ओढ़ने पे हमें बड़े अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, दिलकश नज़र आ रहे होते हैं, मुनफरिद नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी रंगाई करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये भी ये कहते हैं पूरी टेक्निक है और ख़वातीन ढूंढती रहती हैं कि जी किसके पास जाना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम लोग भी कभी जाए ना तो हम लोग किसी ऐसे मतलब हमें कोई कहे ना कि इसके पास चले जाए, ऐसे जिसके पास हम जाते होंगे जिसे पता हो कि अच्छा करते हैं उसी के पास जा रहे होते हैं। कितना होता है? मैंने सुना कि उसका नखरा भी बहुत ज़्यादा होता है और जो उसकी कीमत होती है वो भी बड़ी ज़्यादा होती है। इधर रख दो, मैंने सुना वो जी इधर रख दो मैं कर दूंगा, वो ज़्यादा बात भी नहीं सुनता। लेकिन अब जिस तरह हम देखें ना कि रंग साज जो होते हैं वो मुख्तलिफ रंगों के इम्तजाज से एक रंग की तख्लीक कैसे करते हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए हम शाइस्ता शेख की उन्होंने तैयार किया, खुसूसी हम उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो तैयार कर रहे होते हैं। ज़हनी तख्लीक और कमाल फन से अपने तजुर्बे को बुरूए कार लाते हुए दुपट्टों और कपड़ों की रंगाई करना इतना आसान नहीं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि काला कपड़ा रंगने में सिर्फ काला नहीं बल्कि भूरा और लाल रंग का इम्तजाज होता है। वहीं हर रंग के लिए कौन से रंग का पाउडर दरकार होगा रंगसाज खूब जानते हैं। हर कलर में भी सिंगल कलर के साथ कोई भी कलर मैच नहीं होता, हर कलर के साथ कोई ना कोई कलर ज़रूर अटैच होना है। अगर आपने ब्लैक भी करना है तो सिंपल ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक के साथ 3-4 कलर्स डलेंगे तो वो शेड बनेगा। अगर ब्लैक कलर रेड ट्यून में है तो उसके साथ ये है कि हमें रेड भी ऐड करना पड़ेगा, पर्पल भी ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा येलो भी ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके साथ सेम मैचिंग होगी। आग के चूल्हे, दहकती परात और गर्मा गर्म पानी में दुपट्टे रंगने पर जान का खतरा भी लाहक रहता है। कई रंगसाजों ने नुकसानात भी उठाए लेकिन फिर भी ये मेहनतकश हलाल बसिलसिलाए रोजगार चलाए हुए हैं। गर्म पानी भी पड़ जाता है। एक हमारा भाई था वो भी इस तरह जल गया था, वो भी फौत हो गया। हो जाता है कभी कभी, वो वैसे ही है, ये लीक हो गया था, चूल्हा जो ना वो लीक हो गया था, वो फिर आग उसमें से उसको पड़ गई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि दुपट्टा रंगने में जरा सी गलती, कपड़े गुम हो जाना समेत मतलूबा रंग में रंगाई न होने पर खवातीन की चिकनी चुपड़ी बातें बर्दाश्त करना भी इन कारीगरों का हौसला है। 4 रंगों की मदद से लातादाद रंगों की तख्लीक का फन एक तजर्बाकार रंगसाज का ही खासा है, इसीलिए तो ये किसी आम के बस की बात नहीं। कैमरा में जाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।